हेलो स्टूडेंट्स। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में अभी तक सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। क्या है ये टॉपिक? ये है टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। यदि आपको पहले के लेक्चर्स देखनी है तो YouTube पर हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में टाइप करिए और आपके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पीछे की सारे लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं अब इस टॉपिक में। सबसे पहले कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, लेट अस सपोज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज R। अब इस रेजिस्टर में, इस कंडक्टर में जिसकी रेजिस्टेंस R है, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक हमने बैटरी लगाया, जिस बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ हमने एप्सिलॉन सपोज करा। अब करंट जैसा कि आप पढ़ चुके, अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट आई चलते हैं। अब ये आई करंट वापस आ गया। नाउ जो रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को, रेजिस्टर R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कहा। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R। E इज EMF ऑफ सेल। अब यहाँ चाहें तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस R को भी मेंशन कर लें। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं रेजिस्टेंस से, तो जैसा कि आप जान गए हैं कि रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। एंड सो बैटरी चार्ज को एनर्जी देकर चलाता है। अब ये एनर्जी हमारे रेजिस्टेंस में या फिर और भी यदि सर्किट में कोई डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन डिवाइसेस में खर्च होते हैं। रेजिस्टर में एनर्जी ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स हीट में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दिया गया है। आइए बच्चों स्टेटमेंट थोड़ी सी फ्रेम कर दें। लिखिए, मैं बोलता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ रजिस्टर, then energy of the source of current is converted into heat in the resistor. That heat is called Joule heat, and this phenomenon is called heating effect of electric current. आइए बच्चों, रेजिस्टर में जो हीट होते हैं उस हीट को नाम दिया गया है जूल हीट। अब कितना हीट डेवलप होगा तो पता लगाते हैं। लेट चार्ज Q flows in resistor ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टर को आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं। कंडक्टर, रेजिस्टर हैविंग सम रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टर बोल देते हैं। देन रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट
I flows for time t at potential difference V across R, रजिस्टर R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हमने सपोज करा है। बैटरी का EMF है E। अब बच्चों सबसे पहले हम Q का पता लगा लें। तो जैसा कि आप पढ़े हैं, स्टेडी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, वन डायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, और वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिर I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या होगा, आई टी। Q निकाल लिया हमने। अब जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ के आ रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इनटू वी। जब किसी चार्ज Q को चलाते हैं एट पोटेंशियल डिफरेंस V, तो वर्क डन होता है Q इनटू V। तो फिर कितना वर्क हुआ चार्ज को चलाने में, तो फिर लिखिए वर्क डन इनसाइड ब्रैकेट W टू पास दिस अमाउंट ऑफ चार्ज ब्रैकेट में Q थ्रू द रेजिस्टेंस R is W इक्वल टू Q इंटू V। नाउ Q के जगह पर IT पुट कर लें, तो दिस इक्वल टू IT V को मैं पहले लिख देता हूं, VIT। बस बच्चों ये है मेन इक्वेशन। बस इसी इक्वेशन पर सारा एनर्जी पावर का काम हम लोग करेंगे। दिस इज मेन इक्वेशन, इसी से सारे निकलेंगे आगे। अब जब हम लोग वर्क निकाल लिए, तब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की जो हमने बात करी है, तो जितना वर्क हुआ है ये वर्क हीट के फॉर्म में एपियर होता है रेजिस्टेंस में। तो मेंशन कर दीजिए this work done is equal to heat H in resistor या रेजिस्टेंस बोलें। therefore H equal to heat developed in conductor in resistor, this is equal to I square VIT। चलिए पहले VIT डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं H इक्वल टू W इक्वल टू VIT। अब V के जगह पर IR रख दें तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो रख दीजिए ओम्स लॉ से V के जगह पर I इंटू R, तो फिर H इक्वल टू IR इंटू IT। तो फिर ये हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको इक्वेशन 2 कर दे रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन है इसी को जूल्स लॉ कहा गया है, और इसी से जो हीट डेवलप होते हैं रेजिस्टर में, इसको जूल हीट का नाम मिला हुआ है। अब बच्चों एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको हीट निकालना हो, हीट डेवलप्ड इन कंडक्टर, आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हीट किसी के पास जमा नहीं होता है, हीट निकल जाते हैं सर्किट से बाहर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट का फ्लो हो जाता है। एंड सो कभी कभी ये भी कहा जाएगा हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जहां पर रेजिस्टेंस होंगे वहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। अब ये एनर्जी आता कहां से है, सोर्स से आता है। अब सोर्स से जो एनर्जी आता है, तो एनर्जी यूज होते होते फाइनली सोर्स के पास में कुछ नहीं बचेगा एनर्जी। अब आप जो पढ़े थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी यू, एनर्जी को यू लिखा पर यूनिट चार्ज, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब सोचिए कि सारा एनर्जी बैटरी का सर्किट में
यूज हो जाएंगे तो फिर कोई एनर्जी बचेगा नहीं। जब कोई एनर्जी नहीं बचेंगे इसके पास में तो कोई वोल्टेज भी नहीं बचेगा इसके पास में। जब वोल्टेज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तो करंट भी नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो गया। इस तरह से बैटरी से कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है, चार्ज चक्कर लगाते रहता है सर्किट में। थोड़ी देर में क्या होता है कि एनर्जी बैटरी का यूज हो जाते हैं तो फिर बैटरी के पास में टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो ईएमएफ है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, ये जीरो हो जाते हैं। जब ईएमएफ जीरो हो जाता है, वोल्टेज सेल का जीरो, तो फिर सेल करंट देना बंद कर देता है। तो हम कहते हैं हमारा सेल, हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो यही हो गया जूल हीट। और दिस इज, मैं थोड़ा लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। दिस इज हीट डिसिपेटेड, डिसिपेटेड या कहिए एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर, इन रजिस्टर। अब हमसे क्वेश्चन में दो बातें पूछे जाते हैं, एनर्जी सप्लाइड एंड एनर्जी यूज्ड। एनर्जी सप्लाइड, जैसा कि ईएमएफ आपने पढ़ा था, एनर्जी सप्लाइड याद करिए, वहां पर हम लोगों को क्या मिला था। तो ईएमएफ, चलिए थोड़ा मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, ईएमएफ जो है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो फिर टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय सेल Q इंटू एप्सिलॉन, यही मिला था आपको। एप्सिलॉन इज ईएमएफ ऑफ सेल, यही मिला था ईएमएफ के समय। तो फिर टोटल एनर्जी सप्लाइड, ये डिसिपेटेड हो गया, यूज्ड हो गया एनर्जी। अब सप्लाइड एनर्जी यदि हमें चाहिए तो सप्लाइड एनर्जी बाय सोर्स, सोर्स ऑफ करंट को सोर्स लिख रहे हैं, लिख दीजिए सोर्स ऑफ करंट। दिस इज इक्वल टू Q इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज ईएमएफ ऑफ द सेल। नाउ Q के जगह पर IT लिख दें तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन IT। इक्वेशन थर्ड कर दें इसको। तो फिर आज से ध्यान रखिएगा, यूज्ड एनर्जी, डिसिपेटेड एनर्जी I²RT से निकालिए, नहीं सप्लाइड एनर्जी तो आप इससे निकालिए, ईएमएफ से निकालिए। नाउ जिस रेट से एनर्जी यूज होता है इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, एक लाइन लिख दीजिए, इट इज टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी used by devices on passing electric current into them। ये जो इलेक्ट्रिक पावर है टाइम रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी है। अब पावर, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो फिर पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो चलिए वर्क बाय टाइम या फिर रेट ऑफ वर्क, जैसा सिंपल ढंग से आप पढ़े, रेट ऑफ वर्क इज पावर, वर्क बाय टाइम। तो फिर यहाँ पर VIT अपॉन T कर दें, T से T कैंसल, V इंटू I हो जाएगा। अब ये जो पावर है अभी कंफर्मली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पावर कहां पर यूज हुआ है, किस जगह पे यूज हुए हैं, बिकॉज V इंटू I है। तो फिर यदि हमसे पूछा जाता है पावर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट कहां होता है, रजिस्टर में। इस पावर को रजिस्टर के टर्म में, R के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए तो आप कंफर्म हो जाएंगे ये पावर कहां पर आपका यूज हो रहा है। तो V के जगह पर I इंटू आर, ओम्स लॉ से लिख दें, I इंटू आर, V के जगह पर ओम्स लॉ से इंटू I इक्वल टू हो गया I²R। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कर दे रहा हूं। अब एक लाइन आप लिख लीजिए, दिस इज
पावर डिसिपेटेड, ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉस्ट, कंज्यूम्ड, ये सब लैंग्वेजेस मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट इन रजिस्टर। तो यदि हमसे कहता है कि फाइंड डिसिपेटेड पावर, कंज्यूम्ड पावर, लॉस्ट पावर, आई स्क्वायर आर से निकालेंगे आप, कभी गलत नहीं होगा। जितने भी रेजिस्टेंस होगा सर्किट में सब में आई स्क्वायर आर करते हुए पावर निकाल लेंगे। अब ये हो गया कंज्यूम्ड पावर, लॉस्ट पावर। अब यहां से भी देख सकते हैं हीट बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, रेट ऑफ जूल हीट इज पावर। तो फिर जो पावर हीट के फॉर्म में आपका कंज्यूम हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसको रेट ऑफ जूल हीट भी बोलते हैं। एक लाइन और लिखिए, द पावर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड rate of joule heat. This is rate of joule heat and इसका वैल्यू क्या हुआ, आई स्क्वायर आर। अब सप्लाइड पावर, सप्लाइड एनर्जी हमारे सामने है, बाय टाइम कर दीजिए, सप्लाइड एनर्जी निकल जाएंगे, सप्लाइड पावर निकल जाएंगे, तो फिर पावर सप्लाइड दिस इज इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी epsilon EMF of source of current IT upon T. Now this is equal to epsilon into I. This is power supplied by a source. Equation number 5. अब आपने क्या देखा, इक्वेशन 1 से सारे इक्वेशन आपके निकले हैं। एंड सो इक्वेशन 1 पर नजर रखे रहिए, एकदम सिंपल इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो निकाले हैं यही इक्वेशन, Q इंटू भी, W Q इंटू भी। इससे आगे बढ़ जाइए, भी आई क्यू के जगह पर आई टी रखिए, हो गया, सारा इक्वेशन आ गया सामने। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए लोग पावर इनटू टाइम के फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं सर्किट में सब पर वाट लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब पर लिखा होता है वाट, फैन पे लिखा होता है, ट्यूबलाइट पे, सब पे वाट लिखा होता है। तो पावर का यूनिट होता है वाट। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे तो आपको पता है, फिर भी लिख लीजिए, यूनिट ऑफ पी पावर इज वाट। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिख लीजिए, इट इज, डिफाइन कर लीजिए, इट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ एनर्जी इक्वल टू वर्क होते हैं, वर्क इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क, एंड सो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, this is equal to power into time, P into T, power into time। अब यहां से यूनिट आप आराम से लिख सकते हैं, इट्स यूनिट इज, पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकेंड, वॉट सेकेंड, और वॉट क्या होता है, वॉट होता है जूल पर सेकेंड। तो यदि यहां पे जूल पर सेकेंड रख दें तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, जूल। बट जनरली लोग वॉट सेकंड लिखते हैं क्योंकि पावर इनटू टाइम के टर्म में एनर्जी निकालते हैं। अब देखिए, जो हमारे घर में जो मीटर लगे हुए हैं जहां पर कि रीडिंग लिए जाते हैं कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज किए, तो जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों बोलते हैं लोग, तो यूनिट ऑफ एनर्जी used as इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी यूज करते हैं आप इन
हाउसेस, घरों में जो यूज करते हैं, फैक्ट्रीज, हाउसेस, तो इसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। और जो कॉमर्शियल यूनिट होता है दिस इज किलो वाट आवर, किलो वाट आवर पूरा नाम लिखें तो किलो वाट आवर, मतलब दिस इज 1 किलोवाट into 1 आवर, दिस इज इक्वल टू 1 किलोवाट 1000 वाट हो गया। 1 आवर 60 into 60 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड। नाउ वाट सेकेंड जूल हो गया, तो फिर ये हो गया 3.6 into 10 to the power 336 जूल। चलिए बच्चों, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने इसकी, जिससे कि हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम में आपको यूज पड़ जाए। अब हमारे घर में, हमारे जो अगल बगल के घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, तो हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास में तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता नहीं है, बिजली पैदा तो होता नहीं है। आते हैं दूर से, पावर स्टेशन, पावर प्लांट जहां होता है वहां से आता है बिजली हमारे घरों में, हमारे टाउन में आते हैं। पावर प्लांट कहीं दूर होता है, पावर स्टेशन बहुत बहुत दूर होते हैं, 1000 किलोमीटर भी दूर होते हैं, वहां से आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर जो आ रहा है, तो हम जरूर चाहेंगे रास्ते में इसका लॉस कम से कम हो, तभी ज्यादा लोगों को मिल पाएगा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो इसके लिए हम क्या करें, आइए देखते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसको मैं P लिख रहा हूं, फ्रॉम पावर स्टेशन। पावर स्टेशन को पावर प्लांट भी बोल सकते हैं, जहां पावर प्रोडक्शन होता है, पावर प्रोडक्शन जहां पावर पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, उसको पावर स्टेशन, पावर प्लांट कहते हैं। टू टाउन, मैं टाउन लिख देता हूं, जैसे हमारे शहर में बिजली आ रही है दूर से, बहुत दिनों से आ रही है, ठीक है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू टाउन, डिफाइन करें। अब टाउन के पास में एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जहां पर पहले आता है पावर प्लांट से पावर, उस ट्रांसफार्मर को, अभी मैं डिवाइस बोल दे रहा हूं, ट्रांसफार्मर पढ़ना है हमें, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, अभी उसको ओनली डिवाइस कर दे रहा हूं। आप ट्रांसफार्मर चाहें तो लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। लेट पावर P is supplied to a डिवाइस। चलिए मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूं, ट्रांसफार्मर। ऐसे डायरेक्ट करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, तभी हम लोग डायरेक्ट करंट डीसी पढ़ रहे हैं, एसी में ट्रांसफार्मर यूज करेंगे हम लोग। चलिए एग्जाम में, 12 के एग्जाम में आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लिख सकते हैं, यदि लिखना है तो। टू अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर एट पोटेंशियल डिफरेंस V and current in it is I। चलिए अब ये पावर डिलीवर किया है, सप्लाई किया गया है, तो सप्लाइड पावर की, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, सप्लाइड पावर हमारा क्या है, EMF इनटू करंट। ये जो भी वोल्टेज हो गया, ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पर, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज भी हम लोग बता रहे हैं, दिस इज EMF, ये EMF है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V पर जो हम लोग पावर P सप्लाई कर रहे हैं किसी डिवाइस को, डिवाइस कहां पर है, टाउन में है,
ठीक है, डिवाइस, डिवाइस ट्रांसफॉर्मर जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं, कहां से, पावर स्टेशन से दे रहे हैं. नाउ देन पावर P सप्लाइड इक्वल टू V इंटू I, इक्वेशन 1. अब जो पावर आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर, वो तो वायर के थ्रू आवेगा पावर प्लांट से. कनेक्टिंग वायर इसको बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन वायर बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन केबल बोल सकते हैं. तो लिख दीजिए इफ रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग wires from power station to device in a town is. अब ये जो कनेक्टिंग वायर है, इसके रेजिस्टेंस को मैं RC लिख देता हूं. अब ये RC जो है कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट होगा. जो वायर देखते हैं कि कभी आप ट्रेन से, बस से चलते हैं तो देखते हैं कि खेतों में बहुत बड़े बड़े टावर्स पर लगे होते हैं वायर्स. तो बहुत दूर से इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है, वही है आपका लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन का टावर. तब कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस हमने लिया RC. इफ रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, कौन सा वायर, फ्रॉम पावर स्टेशन, पावर प्लांट टू डिवाइस, डिवाइस कहां है, इन टाउन, इज RC. देन पावर लॉस्ट. अब ये पावर लॉस्ट को मैं लिख रहा हूं PC, पावर लॉस्ट PC as heat in connecting wires. अब जैसा कि हमने सीखा, पावर लॉस निकालना है हीट के फॉर्म में, जूल हीट के फॉर्म में, I²R, एंड सो PC पावर लॉस्ट इन कनेक्टिंग वायर, क्योंकि वायर में जाएगा जैसी करंट तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, हीट डेवलप होंगे. जो हीट डेवलप होंगे वो क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो वही हमने लिखा है पावर लॉस्ट PC एज हीट. तो दिस इज इक्वल टू I² रेजिस्टेंस RC. अब यहां से वैल्यू रखिए I का वैल्यू, I इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन V रखते हैं यहां पर. I है P अपॉन V, I इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पे अलग अलग. नाउ न्यूमरेटर में R सबस्क्रिप्ट C. अब देखिए जो डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर है, उसकी पावर P, ये तो बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट है. जो कनेक्टिंग वायर है पावर प्लांट से जो आ रहा है पावर, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है RC कनेक्टिंग वायर की, दिस इज आल्सो अप्रॉक्स कांस्टेंट. V वोल्टेज पर अब गौर करिए जरा. जिस V वोल्टेज पर पावर सप्लाई हो रहा है पावर प्लांट से टाउन में आ रहा है, जो पावर जिस वोल्टेज पर सप्लाई कर रहे हैं, यदि वोल्टेज V को लार्ज कर दें, बड़ा कर दें, तो क्या होगा, ये जो लॉस्ट पावर है, पावर लॉस्ट जो है आपका PC, ये कम हो जाएंगे. मतलब कि हीट के फॉर्म में एनर्जी रास्ते में कनेक्टिंग वायर में बहुत कम लॉस होगा. तो फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमारे टाउन को आवेगा, हमारे टाउन में मिलेंगे. एंड सो मेंशन कर दीजिए, हेंस PC पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. सो लिखिए, आगे मैं बोलता हूं. सो मिनिमाइज पावर लॉस in connecting wires
इलेक्ट्रिक पावर इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन is supplied at large voltage, ब्रैकेट में लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं 12 बोर्ड में कि व्हाई लार्ज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज एट हाई वोल्टेज। तो टू मिनिमाइज पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए वोल्टेज को हाई करा जाता है। एंड सो जो खेत में देखते हैं बड़े बड़े टावर जो खेतों में होते हैं, जो उसके ऊपर से केबल यानी कि वायर जो पास कर रहा है, बहुत हाई वोल्टेज होता है, 5 लाख 8 लाख ऐसे इतने हाई होता है वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई कर देने से पावर लॉस जो कनेक्टिंग वायर में हीट के फॉर्म में ये बहुत कम हो जाते हैं। एंड सो पावर की बर्बादी कम होगा तो ज्यादा पावर मिलेगा लोगों को। अब एक है इसमें मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, इसमें हमने एक बैटरी की मदद से दिया करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर जो केमिकल है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोगों ने स्मॉल आर सपोज करा है, सेल की जो ईएमएफ है इसको मैं भी सपोज कर दे रहा हूं। नाउ अब जो पावर यूज हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, यदि हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में पावर मैक्सिमम हो तो फिर इसके लिए यानी मैक्सिमम पावर यदि यूज हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, देन इसके लिए क्या कंडीशन होगा, चलिए मेंशन कर दीजिए। इफ मैक्सिमम पावर P max is used in external circuit of resistance R, then capital where small r is internal resistance of बैटरी यानी सोर्स ऑफ करंट। अब जैसा कि हम लोगों ने करंट निकाला है, अब ये करंट जो हम लोगों ने जो निकाला है तो उस करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, I इक्वल टू ईएमएफ, बैटरी की ईएमएफ मैंने भी लिख दिया, आप चाहें तो इसको E लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, वोल्टेज ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी मैंने भी लिख दिया है, बैटरी की वोल्टेज को अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर यूज्ड, पावर लॉस्ट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, P इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R, पावर लॉस्ट इन एक्सटर्नल सर्किट। नाउ I स्क्वायर V स्क्वायर R प्लस R की स्क्वायर I का वैल्यू रख लिया हमने। नाउ इनटू कैपिटल R, ये पावर का इक्वेशन हो गया। ये मैक्सिमम पावर यदि यूज होता है कैपिटल R में तो ये इक्वल होते हैं। यदि बाय द वे किन्हीं को प्रूफ करना हो इसको तो कुछ नहीं, मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू R, कैपिटल R वेरिएबल है, 0 कर दीजिएगा, ये आपको अपने आप आ जाएगा यदि किन्हीं को प्रूफ करने का मन करे तो फिर मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि फॉर मैक्सिमम P, मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, इसके लिए P
बाई डी आर, कैपिटल आर इज वेरिएबल, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं किसी बैटरी का, वो तो प्रॉब्लम बोलेगा तभी चेंज करेंगे। तो dp बाई डी आर इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 करिए, ये आपको मिल जाएगा कैपिटल आर, देन कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। अब प्रॉब्लम करने के समय आप इस कंडीशन को इसमें यूज कर लीजिए अपना। यदि प्रॉब्लम में कैपिटल आर दे रखा है तो स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रख लीजिए, ठीक है। नहीं, यदि आपको कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल आर रखना हो तो रख लीजिए इस इक्वेशन में, आपको मैक्सिमम पी निकल आएंगे। चलिए बच्चों, तो हमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया है। साथ में जो है कुछ हमने ये काम कर लिया है जो कुछ कंपटीशंस में आते हैं ये क्वेश्चन, इसको भी कर दिया हम लोगों ने। तो सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब पहले हम लोग एनसीईआरटी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कर लेंगे, देन उसके बाद में फिर जैसे करते हैं एससी वर्मा करते हैं, इरोडोव करते हैं, तो उसको करते चलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।